इजरायल से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसने उसकी सैन्य ताकत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या इजरायल हथियारों और स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रहा है? आखिर क्यों कई देशों ने सप्लाई रोक दी? यहूदी देश की बड़ी टेंशन। अगली खबर में आपको बताएंगे। अरब लीग ने डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली सरकार पर लगाम लगाने की कर दी अपील और चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट किसी बड़े विस्फोटक संकट की ओर बढ़ रहा है। और आखिर में बताएंगे छात्र आंदोलन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को नई चेतावनी क्यों दी? क्या देश में फिर शुरू होगा बड़ा प्रदर्शन? तो चलिए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया जिसकी सेना और हथियारों का लोहा मानती है, आज वही इजरायल एक अदृश्य संकट से जूझ रहा है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजरायल को अब सिर्फ युद्ध के मैदान में ही दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि उसे हथियारों और स्पेयर पार्ट्स यानी कल पुर्जों की सप्लाई में भी भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। दुनिया के कई देशों ने इजरायल को मिलने वाले जरूरी पुर्जों पर या तो पूरी तरह रोक लगा दी है या सख्त पाबंदियां लगा दी है। इसका सीधा असर अब इजरायली सेना की तैयारियों पर दिखने लगा है। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद इजरायली वायुसेना के लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि रोम संविधि का हवाला देकर कई देशों ने इजरायल को लड़ाकू विमानों के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, एंटीना और दूसरे अहम उपकरण देने से साफ मना कर दिया है। हालात इतने खराब हो गए थे कि कुछ लड़ाकू विमानों को सिर्फ एक छोटे से स्पेयर पार्ट की कमी की वजह से जमीन पर खड़ा करना पड़ सकता था। सबसे बड़ी चिंता अमेरिका से मिलने वाले अत्याधुनिक F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर है। ये विमान पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर निर्भर है, यानी इनमें लगने वाला एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा भी अगर ना मिले तो पूरा का पूरा विमान उड़ान नहीं भर सकता। इजरायल कुछ पुर्जे खुद तो बनाता है, लेकिन रातों रात पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की जगह ले लेना उसके बस की बात नहीं है। मुसीबत सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, इजरायल की थल सेना भी इस कमी से कराह रही है। युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी D9 बुलडोजरों के पुर्जे ना मिलने से कई मशीनें बेकार पड़ी है। एक सैन्य अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि उनका एक सैन्य बेस अब बुलडोजरों का कब्रिस्तान बन चुका है, क्योंकि दर्जनों मशीनें सिर्फ पार्ट्स की कमी के कारण कबार की तरह खड़ी है। यही हाल इजरायल के अपने सबसे भरोसेमंद मरकबा टैंक, नमर और ईतान जैसे बख्तरबंद वाहनों का भी है। इनके कई अहम हिस्से विदेशी कंपनियों की तकनीक पर चलते हैं। इस युद्ध के दौरान इन वाहनों ने लाखों किलोमीटर का सफर तय किया है, जिससे इनके पार्ट्स जल्दी घिस गए और उनकी मांग अचानक बहुत बढ़ गई। इस इमरजेंसी को पूरा करने के लिए इजरायल ने अपनी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ करोड़ों शेकेल यानी इजरायली करेंसी के नए सौदे किए हैं। इनके कई अहम हिस्से विदेशी कंपनियों की तकनीक पर चलते हैं। इस युद्ध के दौरान इन वाहनों ने लाखों किलोमीटर का सफर तय किया है, जिससे इनके पार्ट्स जल्दी घिस गए और उनकी मांग अचानक बढ़ गई। इजरायल के सरकारी ऑडिट विभाग की एक रिपोर्ट ने भी इस कड़वे सच को माना है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों यानी 20 साल में इजरायल ने कई महत्वपूर्ण कच्चे माल और रक्षा उत्पादन की अपनी घरेलू क्षमता को खो दिया है। मुनाफा कमाने और बाहर से सामान मांगने के चक्कर में आज स्थिति यह है कि कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, विशेष धातुएं और दूसरा जरूरी सामान विदेशों से मांगने पड़ते हैं। यही बाहरी निर्भरता आज युद्ध के समय इजरायल की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ग्लोबल मार्केट में इस वक्त इजरायल के खिलाफ एक छिपा हुआ खेल चल रहा है, जिसे साइलेंट बैन कहा जा रहा है। कई विदेशी कंपनियों ने इजरायल के लिए रक्षा उपकरण बनाने से साफ मना कर दिया है, जबकि कुछ कंपनियों ने ऑर्डर और पैसा लेने के बाद भी समय पर सामान नहीं भेजा। जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, स्लोवेनिया और फ्रांस जैसे देशों ने अलग अलग स्तर पर हथियारों की सप्लाई पर सख्ती कर दी। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर लंबे समय तक हथियारों और इन स्पेयर पार्ट्स की ये साइलेंट नाकेबंदी जारी रहती है तो इसका सीधा और घातक असर इजरायल की सैन्य क्षमता और युद्ध लड़ने की ताकत पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अरब लीग के महासचिव नबील फहमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली सरकार की नीतियों पर
लगाम लगाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं संभाले गए तो मिडिल ईस्ट एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहा है जहां बड़ा विस्फोटक संकट पैदा हो सकता है। वाशिंगटन में ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की होने वाली मुलाकात से पहले नबील फहमी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र इस समय बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और कई मोर्चों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह फिलिस्तीनी मुद्दे का लंबे समय से समाधान नहीं निकलना है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनावी हालात को और गंभीर बना रहा है। अरब लीग प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में कई संकट एक साथ चल रहे हैं। गाजा युद्ध विराम समझौते को लागू करने को लेकर विवाद जारी है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है और लाल सागर में जहाजों पर हौती समूह के हमले भी जारी है। नबील फहमी ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है, लेकिन अमेरिका की भूमिका सबसे अहम है क्योंकि उसके पास तनाव कम करने की क्षमता है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि वो इजरायली सरकार की कट्टरपंथी नीतियों को रोकने के लिए कदम उठाएं, क्योंकि उनके अनुसार ये नीतियां शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने अमेरिका से यह भी कहा कि वो इजरायल पर दबाव बनाए ताकि यरूशलेम में कथित उल्लंघन और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली बसने वालों के हमले रोके जा सकें। नबील फहमी ने जिस शांति योजना का जिक्र किया वो ट्रंप प्रशासन की 2025 में घोषित योजना है। इसमें गाजा युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली, इजरायली सेना की वापसी, एक अस्थायी फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना और गाजा के पुनर्निर्माण जैसी बातें शामिल हैं। वहीं हमास का कहना है कि उसने समझौते के पहले चरण की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, लेकिन हमास का आरोप है कि इजरायल ने मानवीय सहायता बढ़ाने, तय इलाकों से सेना हटाने और सैन्य कार्रवाई कम करने जैसी अपनी कई जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। अरब लीग प्रमुख ने अंत में इजरायली सरकार पर आरोप लगाया कि वो बस्तियों के विस्तार और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाने वाली नीतियों को आगे बढ़ा रही। उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं निकला तो पूरा क्षेत्र और ज्यादा अस्थिरता की तरफ जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने आरोप लगाया है कि कई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर यह कार्रवाई नहीं रोकी गई तो उन्हें फिर से प्रदर्शन करना पड़ेगा। सीजेपी ने मांग की है कि सरकार के साथ कानूनी मामलों को लेकर हुआ लिखित समझौता मंगलवार तक साझा किया जाए। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करने के समझौते का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में सैकड़ों छात्रों पर नजर रखी जा रही और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, दिल्ली से कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारियों तक जरूरी सामान पहुंचाने में मदद कर रहे वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है। रांका ने कहा, हम मांग करते हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाए, छात्रों को रिहा किया जाए और आगे कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए। ये बात दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और बीजेपी के सहयोगी राज्यों की पुलिस पर भी लागू हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें फिर से प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी मामलों को लेकर हुआ लिखित समझौता और भारत सरकार के साथ तय समय सीमा मंगलवार तक साझा की जाए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।